बात है। एक सेकंड भाई, एक छोटी सी माइंड ना इसका इंटरव्यू मार दूंगा। हाँ बिल्कुल। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस कॉलोनी में शायद मैं पहली बार ऐसे आयोजन में शामिल हो रहा हूँ और मेरा एक और सौभाग्य है कि आपके बीच में मैं अकेला पुरुष हूँ। पुरुषों के बारे में शुरू से ही बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा। सबसे पहली बात तो ना मैं डिफेंड कर रहा हूँ ना अफेंड कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। यहाँ इस मंच से सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आज की सभ्यता तक महिलाओं को रेखांकित किया गया है, उनकी भूमिका को रेखांकित किया गया है और तमाम तरह की बातें इस मंच से आई। बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि ये सारे समाज जो यहाँ बैठा हुआ है ये सब जागरूक है। आवश्यकता उन लोगों की इस दिवस की है जो यहाँ से सुदूर अंचल में रहती है, जिनको पता ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता क्या है। काम उनके लिए होना चाहिए, हमारी सोच उनके लिए होनी चाहिए, ना कि हम जागरूक लोगों के लिए हम उनके बारे में सोचें। अब मैं अपनी बात की शुरुआत लिटरेचर से रहा हूँ तो वहीं से शुरू करूँगा। तो हमारे लिटरेचर में अगर मैं वेद से शुरू करूँ तो वहाँ कहा गया संगक्षध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम। हिंदी में इसका अर्थ है कि हम साथ साथ चले, साथ साथ खाएं, साथ साथ। तो इस साथ का मतलब क्या है? इसमें स्त्री पुरुष समाज का हर वर्ग आ गया कि हम साथ साथ मिल करके ही अपनी और इस पूरे समाज की तरक्की कर सकते हैं। यहाँ से शुरू होकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसी में एक छोटा सा वर्ग निकला ऋग वैदिक काल से। जैसे ही आगे बढ़ते उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो एक छोटा सा वर्ग पुरोहित वर्ग निकला, जिन्होंने देखा अपने स्वार्थ बस कुछ ऐसी व्यवस्था देने की कोशिश की कि जिससे महिला समाज से कटती नजर आई। चंद महिलाओं को छोड़ दे, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, इन 4-5 नामों को छोड़ दीजिए तो कोई और महिला का नाम नहीं आता जो एजुकेशन के फील्ड में उस समय आई हो। और ये महिलाएं साधारण नहीं थी, ये ऋषि पत्नियां थी, ये आम जनता से रिलेटेड नहीं थी, आम नागरिक से निकल कर आई। ये सब ऋषि पत्नियां थी या राजघराने से संबंध रखती थी, इसलिए इनका उतना रुतबा था। फिर भी 4-5 ही क्यों आई? इसका मतलब कि उस समय भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन आजकल हमारे जो लोग हैं जो नहीं बहुत अच्छी स्थिति थी, उनकी बात मान लेता हूँ। लेकिन ये चीज व्यक्तिगत तौर पर मुझे हजम नहीं होती है कि जब इतने ऋषि हुए तो ऋषिणियां कितनी हुई। 3-4 नामों के अलावा कोई मुझे बता दे। और जब भी कहीं किसी मंच में सुनता हूँ कि इन्हीं 4-5 के नाम के अलावा आगे गिनती बढ़ती ही नहीं है। सजा देने की बात आती है तो अहिल्या आ जाती है, जबकि उसका उसमें दोष नहीं था। सजा उसको ही मिली, महिला को ही मिली। लेकिन यहाँ मैं इसको जनरलाइज करना नहीं चाहता कि सारे पुरुष एक जैसे। मैं किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करता। पुरुषों में भी खराब है, स्त्रियों में भी खराब है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है सारे देवता वहां रमण करते हैं। ठीक बात, हम मानते हैं। लेकिन इसका पालन न उस समय किया गया न अब। तो 3 भागों में अगर इसको बांट दें कि प्राचीन काल में नारियों की क्या स्थिति थी, मध्य काल में क्या थी और आधुनिक काल में क्या थी, तो मैंने अब जो बात की है प्राचीन काल में। आधुनिक काल में टाइम का मैं वो देख रहा हूँ, ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, मैडम मेरी तरफ देख रही है, बहुत थोड़ा टाइम लूंगा मैं। तो जब हम मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं, यहाँ महिलाओं की स्थिति सबसे दयनीय है। इसकी शुरू के हमारे जो यहाँ से बातचीत हुई, सावित्री बाई फुले का नाम आया, जो 19वीं सदी के शुरुआत में, मेरे ख्याल से 1930 के आसपास उनका जन्म हुआ था। पहली महिला शिक्षिका थी। 1836
हाँ 1800 कुछ समथिंग 31, हाँ मैंने कहा ना, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, उसी के लमसम 2-4 साल इधर उधर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो महिला जिसका 9 साल की उम्र में शादी हो गई और अशिक्षित थी, किससे हुई? ज्योतिबा फूले से। ज्योतिबा फूले अपने परिवार को से विद्रोह कर दिया और अपनी पत्नी जो उस समय बहुत अल्पवयस्क थी उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद शिक्षिका बनाया। उनके जो मदर फादर थे उन्होंने मना किया कि अगर तुम इस काम को नहीं छोड़ोगे तो तुम घर से निकल जाओ, सारी प्रॉपर्टी घर से तुमको बेदखल किया जाता है। ज्योतिबा फूले ने इस चीज को स्वीकार किया और अपने माँ बाप का जो था छोड़ करके निकल गए और अपनी जिंदगी को समाज सेवा में बिता दिया। तो पुरुष जो एक महिला के साथ खड़ा हुआ उसको सशक्त बनाया और वो महिला सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनकर उभरी। उसने इस लड़कियों के लिए स्कूल खोला और जब वो स्कूल पढ़ाने जाया करती थी रास्ते में एक खास समाज के लोग उन पे गोबर, मिट्टी, कंकड़, पत्थर मारा करते थे। वो एक साड़ी अलग से लेके जाती थी कि रास्ते में जब उनके ऊपर गोबर फेंका जाएगा तो स्कूल जाकर के उसको चेंज करती थी और फिर बच्चों को पढ़ाती थी। पढ़ने वालों में जो लोग थे उन्होंने समाज को जागरूक किया कि अपने बच्चियों को भेजिए। एक जगह में कहीं पढ़ रहा था कि उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति अपनी बेटी को बोरी के अंदर भर के लाता था कि कोई देख ना ले और वहां ले जाकर के उसको निकाल देता था। पढ़ती थी वो और जब छुट्टी होती तो उसी तरह वो छिपा कर ले जाता। वहां से शुरुआत होती, महिला सशक्तिकरण वहां से शुरू हुआ। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं एकदम लास्ट में आते बहुत सारे लोग, फातिमा शेख है और भी तमाम लोग जुड़ते गए। बीच में इतनी हालत खराब है, सती प्रथा, विधवा विवाह, तमाम अत्याचार महिलाओं को भी सहने पड़े। विधवाओं के सिर मुंडन कर दिए जाते थे। सावित्रीबाई फूले ने इसका विरोध किया। उन्होंने वहां के नाविकों से जाके मिली कि आप किसी भी स्त्री का मुंडन नहीं करोगे और उसमें तो कुछ नाविक उनकी बातों को मान लेते हैं और उन्हें स्त्रियों का मुंडन करने से मना कर दिया। ये नारी सशक्तिकरण उस समय जो आंदोलन चला ये था। और उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो राम मोहन राय और तमाम उसमें और समाज सुधारक जुड़े जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा विवाह पे काफी कुछ किया। और उसके बाद लास्ट में करीब उसी दौरान एक कवि हुए रघुवीर सहाय और ठीक है जिन्होंने लिखा पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता निज घर बार बसाइए। तो इस तरह की बातें लिखी कि आप लड़की को कितना भी पढ़ा लिखा दीजिए बाद में उसको घर बार ही चलाना है, आगे नहीं निकलना। ये रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। उससे पहले जयशंकर प्रसाद आए, उन्होंने लिखा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद ने बहुत कुछ लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष मिलकर चलना नहीं चाहता, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। एक विचारधारा को तय करना होगा और उस विचारधारा में ना तो स्त्री होगी ना पुरुष होगा, दोनों मिल करके जब करेंगे तभी इस पर कुछ क्रांति आ पाएगी। ना कि हम स्त्रियों को ये भड़काएंगे नहीं आज से महिला आप घर में जाओ तो कह दो अपने आदमी को कह तू खाना बनाएगा मैं खाऊंगी बैठकर, ऐसा नहीं होगा। आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए, एक विचारधारा की एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जहां उनकी सोच बदले। मैंने भी बहुत कोशिश की थी अपने परिवार में, लेकिन मेरे घर की महिलाएं एकदम तैयार नहीं हुई कि यहाँ पर आए अपनी बात को रखे। पढ़ी लिखी है ऐसा नहीं, मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, सब मास्टर डिग्री है, लेकिन उनकी सोच वहीं अटकी हुई है कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखा तो पति पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि मैं पहले से ही विरोधी था इसका, इन सबसे कुछ नहीं होता है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो। क्या जिनके पत्नियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनकी 100 साल से ऊपर जिंदा रहते हैं क्या? मैंने किसी को नहीं देखा। तो मैंने तो अपनी पत्नी को बहुत पहले से ही मना कर दिया था उसी टाइम से कि ये नहीं करना और मैं पूरा जिंदा रहूंगा और अभी तक ठीक ठाक हूँ। तो वो मान गए। मेरे परिवार मेरे और छोटे भाई हैं, उनकी पत्नियां नहीं मानी, वो रखती, मैं कहा रखो और देखते हैं कि ये कितने साल तक जिंदा रहते। तो ये धारणाएं, यहाँ क्रांति आने की जरूरत है। तो मेरा यही गुजारिश है कि कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें महिला पुरुष बच्चे सभी शामिल हो और इस पर
खुल करके बात रखी जाए और सब लोग इसमें शामिल हों। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का कि आपने मुझे इकलौता